नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अब जो है 12वीं लेवल का या अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्जाम था उसकी डेट आ चुकी है। आप सभी ने अभी तक देख ही लिया होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर उसका एक डिटेल वीडियो हमारे पंकज सर के द्वारा अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो अवश्य देखें। अब जो है 7 अगस्त से जो अंडर ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम होना है एनटीपीसी के द्वारा वह शुरू हो जाएगा और लगभग सितंबर तक चलेगा। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, वो जाकर आप देख लीजिए। और दूसरी खुशखबरी यह है कि एनटीपीसी ने अपनी आंसर की जो है वह अपलोड कर दी है, वह उसको रिलीज कर दिया है। तो जिन्होंने भी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का जिन्होंने एग्जाम दिया था वो जाकर अपनी वो जो आंसर की है उससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो रोज की तरह हम आज भी लेकर आए हैं आपके लिए अच्छी बात। और अच्छी बात यह है कि यदि समस्याएं आने पर आप घबरा जाते हैं तो इससे आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी और उस समस्या को आप सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा और उसके बिगड़ने से आपके बहुत अच्छे काम जो आप और भी कर सकते थे वह भी बिगड़ जाएंगे। तो जब कभी ऐसी समस्याएं आती हैं तो इन समस्याओं का सामना हमें बड़े ही धैर्यपूर्वक और शांति से करना चाहिए, क्योंकि जब आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और अच्छे से विचार करेंगे तभी आप किसी समस्या का समाधान उचित तरीके से निकाल सकेंगे। तो आपको ऐसे किन्हीं भी समस्याओं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका समाधान निकालने की आवश्यकता है। और चलिए इसी बात के साथ आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप सभी को पता है कि यह जो दिवस है यह मनाया जाता है 30 जून को। याद रखेंगे, यह दिवस जो है मनाया जाता है 30 जून को। बात करते खबर की तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है जिसका उद्देश्य लोगों को क्षुद्रग्रहों से होने वाले संभावित खतरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। तो याद रखिए कि ये जो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे है यह 30 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत जो है वह हुई थी 2015 में। शुरुआत जो है वह हुई थी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वह कारण है 1908 में तुंगस्का घटना के कारण। तुंगस्का घटना। और ये तुंगस्का घटना क्या है? यह तुंगस्का घटना हुई थी 30 जून 2008 को। याद रखेंगे 1908 को यह घटना हुई थी। और 30 जून 1908 को जो ये रूस का साइबेरिया प्रांत है, रूस का साइबेरिया प्रांत, तो रूस के साइबेरिया प्रांत में ये जो एस्टेरॉयड होते हैं इसका हवाई विस्फोट हुआ था। हवाई विस्फोट। और हवाई विस्फोट का मतलब क्या होता है? यह जो एस्टेरॉयड था पृथ्वी की सतह की ओर आ रहा था और हवा में ही जोरदार धमाका हुआ था। और इस धमाका के होने से रूस के साइबेरियाई प्रांत में लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल जल गया था। 2150 किलोमीटर का जो जंगल था वह जलकर राख हो गया था इसी के धमाके के कारण। तो इस घटना के संदर्भ में 30 जून को हर साल विश्व एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी। ये जो एस्टेरॉयड होते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर एस्टेरॉयड का जो होता है बेल्ट पाया जाता है, एक पट्टी पाई जाती है। ये पट्टी में बहुत सारे एस्टेरॉयड होते हैं जो कि कभी कभी अपना रास्ता भटक जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं। तो हालांकि बहुत सारे एस्टेरॉयड जो आते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जलकर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत बड़े होते हैं जो कि यहाँ तक आ जाते हैं और उनमें विस्फोट होता है। आप आसमान पर प्रायः देखते होंगे कि आपको टूटता हुआ, चमकता हुआ ऐसी चीज बहुत तेजी से आती दिखाई देती है। तो वास्तव में वे क्षुद्रग्रह ही होते हैं, उल्कापिंड ही होते हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर आते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल से जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो इसी के याद में या इसी की सालगिरह पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है
हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली आदि कर्मयोगी प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो प्रोग्राम है या यह कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। बात करते खबर की, तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर में लागू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जनजातीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है या नहीं है। तो हमारे जितने भी जनजातीय भाई बहन हैं उनको सरकार से मिलने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या उनसे संबंधित नई कोई योजनाएं बनानी हो उसका देखरेख ये जनजातीय कार्य मंत्रालय करता है और इसने ही यह कार्यक्रम आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता को पार किया है? Who has recently crossed 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन कंपनी ने यह ऊर्जा क्षमता को पार किया है। बात करते खबर की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बताया है कि कंपनी ने 15,000 मेगावाट की परिचालन क्षमता को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जो कि अब 15,539.9 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि भारत में अब तक की सबसे तेज और सबसे बड़ी क्षमता वृद्धि को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने कहा कि परिचालन पोर्टफोलियो में 11,005.5 मेगावाट सोलर, 1977.8 मेगावाट विंड और 2256.6 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड क्षमता शामिल है। तो कुल मिलाकर 15,539.9 मेगावाट की क्षमता को अडानी ग्रीन कंपनी जो है इसने पार कर लिया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये जो ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी होती है इसमें वायु प्रदूषण ना के बराबर होता है और वायु प्रदूषण के ना होने के कारण एक और फायदा यह भी है कि इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग किया जाता है और ऐसे संसाधन है जो कि खत्म नहीं होते, जो कि क्षीण नहीं होते। जैसे सौर से मिलने वाली ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा, उसका उपयोग करके बिजली बनती है और इसी तरह पवन ऊर्जा से भी बिजली यहाँ पर बनाई जाती है। बात करें अडानी ग्रीन कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। स्थापना याद रखेंगे 2015 में किसने की थी? तो गौतम अडानी जो इस कंपनी के मालिक हैं, गौतम अडानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो अडानी ग्रीन का मुख्यालय जो है यह है अहमदाबाद में। याद रखेंगे अहमदाबाद में इसका मुख्यालय, गुजरात में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हाल ही में हूल दिवस कहाँ मनाया गया है? वेयर हैज हूल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हूल दिवस मनाया गया है झारखंड राज्य में। याद रखेंगे यह हूल क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है। बात करते खबर की, तो हूल दिवस हर साल 30 जून को झारखंड में मनाया जाता है। 30 जून 1855 में सीदो कान्हो और अन्य आदिवासी नेताओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो आपको एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि यह जो हूल क्रांति दिवस है, हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है संथाल विद्रोह के लिए। संथाल विद्रोह, और ये संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था? तो यह संथाल विद्रोह अब जो जहाँ पहले हुआ था बिहार में, तब बिहार राज्य था, बिहार राज्य में हुआ था संथाल विद्रोह। ये हुआ था 1855-56 में, 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले का विद्रोह है ये। 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था और इसमें 4 भाई शामिल थे। इस विद्रोह में 4 भाई शामिल थे जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उनका नाम क्या कहता है? एक का नाम सिद्धू था, एक का नाम कान्हू था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। और 2 बहनें भी शामिल थी, फूलो और झूनो। फूलो और झूनो नाम की 2 बहनें भी थी जो कि इस विद्रोह में शामिल थी। तो इन 6 भाई बहनों के द्वारा यह विद्रोह, संथाल विद्रोह जो था वह शुरुआत किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजी जितनी भी योजनाएं थी या जितनी भी उनकी पॉलिसीज थी वो सब दमनकारी थी, इसलिए संथाल विद्रोह हुआ था। और इन जो 6 भाई बहनों हैं इन लोगों ने मिलकर
इस जो आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया है? विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड कोलंबो डॉकयार्ड? तो कोलंबो डॉकयार्ड को अब जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने खरीद लिया है, और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है भारत की। बात करते खबर की, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी सीडीपीएलसी में 51% नियंत्रक हिस्सेदारी लगभग 452 करोड़ में खरीद ली है। यानी कि 452 करोड़ रुपए इन्होंने अदा किया और श्रीलंका का जो कोलंबो डॉकयार्ड है ना, इसका अधिग्रहण कर लिया है। यानी कि अब इसमें जितना भी निर्णय लेने की क्षमता जो है अब 50% से ज्यादा हिस्सेदारी के कारण आ गई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के पास, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 210 को मंजूरी दी है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड नेशनल हाईवे 210 NH 210 इन विच स्टेट? तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह बनाया जाएगा सिक्किम में। ठीक है, बात करते खबर की। तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिक्किम में मेली सिंगताम मार्ग 23 किलोमीटर लंबे हिस्से को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 210 के रूप में घोषित किया है। यह राज्य की आंतरिक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। राजमार्ग का विकास और रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि सिक्किम जैसे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो ऐसे पहाड़ी राज्य हैं, उनमें भी सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी करने की आवश्यकता है, और उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार जो है, उसने राष्ट्रीय राजमार्ग 210 को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं थोड़ा सा सिक्किम की। तो सिक्किम राज्य का गठन जो है वह हुआ था 16 मई वर्ष 1975 को। 1975 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी इसकी है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल अभी परिवर्तित होकर नए बने हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं। अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम। बढ़िए, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? तो भारत की रैंक अब जो बढ़कर हो गई है, तीसरे स्थान पर आ गया है भारत। पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत, जहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। बात करते खबर की। तो हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका है, जहां पर 758 यूनिकॉर्न है। दूसरे स्थान पर चीन है तथा तीसरे स्थान पर भारत है, जिसके अब 64 यूनिकॉर्न हैं। और याद रखेंगे वर्ष 2024 में भी यह इंडेक्स आया था, और वर्ष 2024 में भारत के 67 यूनिकॉर्न थे, जो कि अब 3 घटकर हो गए हैं 64 यूनिकॉर्न। 2025 का जो इंडेक्स है उसमें 64 यूनिकॉर्न है। ठीक है, घट गई है संख्या। और ये यूनिकॉर्न होता क्या है? तो यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को कहा जाता है। निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को कहा जाता है। और ये निजी स्वामित्व वाली वे कंपनियां होती हैं जिनका जो व्यापार है, जिनका व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब जिसका व्यापार होता है, उसको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो भारत की ऐसी 64 कंपनियां जिनका व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, और इसलिए ये यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गई। अगर बात की जाए यूनिकॉर्न की, तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है अमेरिका में, और अमेरिका का एक शहर है
सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, और इस सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूनिकॉर्न की राजधानी है, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, अमेरिका के शहर को। और बात भी सही है कि अमेरिका में लगभग 758 यूनिकॉर्न कंपनियां शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? Who has been honored with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the जैन कम्युनिटी इन जून 2025? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें यह सम्मान मिला है। बात करते खबर की, तो जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती की प्रतिष्ठित उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान की गई है। यह सम्मान उन्हें जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में दिया गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राचीन जैन मंदिरों के पुनरुद्धार, पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, अहिंसा, संयम व आत्मकल्याण जैसे जैन मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को अब एक और सम्मान मिल गया है, वह सम्मान है धर्म चक्रवर्ती। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? Who has recently launched रेल वन ऐप एज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म? तो ये जो है जारी किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री। रेल मंत्री द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया, और ये जो ऐप है यह बिल्कुल IRCTC की ऐप की तरह ही काम करता है, और अधिक सुविधाएं देने का काम करेगा। बात करते खबर की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया जो सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। ऐप टिकटिंग, ट्रेनों की पूछताछ, PNR, यात्रा योजना, रेल सहायता सेवाओं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। तो अब जो है यह रेल वन ऐप के नाम से नया ऐप जो है जारी कर दिया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन रिसेंटली? तो ये जो खुला है यह पंजाब का एक जिला है फजिल्का जिले में खुला है। तो भारत के पंजाब राज्य के फजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास श्रद्धा और सेवा का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है, यानी कि फिनलैंड से जो देवदार की लकड़ी वह मंगाई गई और उस देवदार की लकड़ी से यह गुरुद्वारा बना है, और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया है। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे फोटो में, बहुत अच्छी गैलरी बनाई गई है, यहाँ पर बहुत अच्छा गेट है और इसका पूरा जो आकार है लकड़ी से इस तरह बनाया गया है कि इसको देखने बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और यह अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी स्थायी कला का भी उदाहरण है। और इसमें जो लकड़ी उपयोग की गई है वो फिनलैंड की नंबर 1 की देवदार जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।